हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो हैं सब इंस्पेक्टर का ही एक और एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर, जिसका पोस्ट कोड है 729। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन की रिपीटेशन होती है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से जो पार्ट हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम बोलते हैं, उसका जो पतन शहर था वो कौन सा था। तो आप सबको पता है कि हड़प्पा, रोपड़ और बनावली, ये बनावली हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। हड़प्पा जो है वो कहाँ है, वो पाकिस्तान के अंदर है। तो और इनकी अगर लोकेशन आपको पता है तो लोथल जो है वो गुजरात के अंदर है, और गुजरात जो है वो कहाँ पे है, अरब सागर के साथ सटा हुआ है। तो इससे जो होता है हमें लोकेशन पता चल जाए तब भी हम इसका आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। अपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है नहीं पढ़ी, आपको सिर्फ इतना पता है कि लोथल गुजरात में है, तो आप इसका आसानी से आंसर लगा सकते थे। साथ ही हमें ये देखने को मिलता है कि पिछले पेपर के बाद इस पेपर के अंदर हमें जो है वो हड़प्पा सभ्यता से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पहला ही क्वेश्चन। तो आपको इतना जो है इम्पोर्टेंट लग गया होगा पता कि हड़प्पा सभ्यता हमारे लिए कितना ज़रूरी जो है वो है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, न्यूलिथिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, हुई है। तो ये ग्रीक वर्ड से हुई है। न्यूलिथिक वर्ड की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वैदिक पीरियड के अंदर जो है आपको सबको पता है कि एग्रीकल्चर प्रधान था उस समय। ओके, तो एग्रीकल्चर जो था वो मेन था। इसके अलावे जो है पशुपालन जो था दूसरे नंबर पे था। निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये 4 का आंसर रहेगा आपका वत्सा जो महाजन पद है। आपको साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि महाजना पद से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब आप हिस्ट्री शुरू करेंगे तो आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और साथ ही साथ जो है ये महाजन पद भी करना पड़ेंगे। वज्रयान बौद्ध शाखा में बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी कहलाती थी। तो वज्रयान शाखा में तारा जो है इनको बोधिसत्व की पत्नी माना जाता है। किस समुदाय में जैन धर्म ने अपने उसके सार्वधिक अनुयायी प्राप्त किए। तो जैन धर्म के अंदर आपको अगर आइडिया हो तो वो लोग जीव हत्या को जो है बिल्कुल प्रोहिबिट करते हैं, अहिंसात्मक होते हैं बिल्कुल, कि हिंसा नहीं करनी है। तो इनमें से क्षत्रिय तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। वो मुंह पर भी पट्टी बांधते हैं ताकि हवा से जो है कीड़े मकोड़े उनके अंदर ना घुसें। तो इसके लिए जो है वो कृषक भी नहीं हो सकते, शिल्पकार भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसको भी जो है वो एक्टिविटीज़ करना रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो समुदाय जो अट्रैक्ट हुआ वो था आपका व्यापारी समुदाय। तो इस तरीके से आपका एलिमिनेशन मेथड दोबारा भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। नाउ अब हम लोग जो है वो सेकंड डिस्कस करते हैं 7 क्वेश्चन। अशोक के महारानी राजाज्ञा फरमान ये भी कहलाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अशोक के महारानी राजाज्ञा क्वीन एडिक्ट जो था ये भी कहलाता है। तो ये है आपका लघु स्तंभाभिलेख। लघु स्तंभ लेख जो है 3 है इसका आंसर। भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था।
जब मैंने सेकंड क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया आपके साथ, तो एक तो मैंने बता दिया, साथ ही जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको ये 3 के भी नाम पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है ये माइनर पिलर एडिक्ट 1, मेजर पिलर एडिक्ट 2, मेजर पिलर एडिक्ट जो है वो 5। तो ये सारे पता जो है आपको होना चाहिए। भारत और ग्रीस के मध्य जो है लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था? तो 8 है इसका आंसर जो है वो रोमन साम्राज्य द्वारा ये खोला गया था। फिर जो है गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, गुप्त साम्राज्य के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे वो थे आपके कुमारमात्य। निम्न में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को जो है इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति प्रदान की थी? तो ये अनुमति प्रदान की थी आपके राष्ट्रकूटा ने। तो राष्ट्रकूट, प्रतिपाल, प्रतिहार सेन, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनता, ऑप्शन से अगली बार का क्वेश्चन सेटअप जो है सेट होता है। ठीक है, तो सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ थे? सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ थे? तो ये नसीरुद्दीन महमूद के अधीनस्थ थे। इन्होंने इसको मंत्री भी बनाया था और इसी को हटा करके जो है बाद में नसीरुद्दीन मोहम्मद जो बलबन जो है वो शासक बनते हैं। और इल्तुतमिश जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि रजिया सुल्तान जो थी वो मध्य जब हम लोग पढ़ते हैं सल्तनत हिस्ट्री तो उसकी पहली शासिका थी। और अल्तुनियोसी से मतलब ये सारे जो है सल्तनत काल के ही हैं, आपको पढ़ने हैं। अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन के बाद जो है इल्तुतमिश बनते हैं, चालीसा का गठन करते हैं और बलबन जो है वो चालीसा को हटा देते हैं। तो ये सारे फैक्ट छोटे छोटे आपको याद होने चाहिए। ये कब याद होंगे? जब आप जो है इनको जो है क्रम वाइज पढ़ेंगे। स्टार्ट कि किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठों को प्रेरित किया था? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वो फैक्टर था जिससे जो मराठा जो है वो ज़्यादा प्रेरित हुए थे? तो इसका आंसर है राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म का जो भाव है मराठाओं के अंदर, उसने उनको प्रेरित किया था। तो इसके अलावा 13th क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो है, चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम नाम से जानी जाती थी किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई? चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम के नाम से जानी जाती थी किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई? तो 13 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शाहजहां। क्योंकि जो चित्रकला की जो मैक्सिमम हम लोग जो अगर करके आते तो जहांगीर करके आते, बट ये वाली जो पर्टिकुलर है ये शाहजहां के समय हुई है। तो इस तरीके से जो एग्जामिनर है वो फंसाने की कोशिश करता है। 14 है, भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए? तो आप सबको पता है कि 17 आक्रमण जो है महमूद गजनी जो है वो भारत में करता है। अब जो है आपको 15 क्वेश्चन जानना है कि रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है आपका 1820। आपको जो है लैंड रिफॉर्म जो है वो पढ़ करके जाने हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत के अंदर जो है एक इजारेदारी प्रथा लागू हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय। उसके बाद जो है भारत के अंदर परमानेंट सेटलमेंट लागू होता है। जो परमानेंट सेटलमेंट लागू होता है आपका, और ये लागू होता है 1793 के अंदर। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू करते हैं और इसके अंदर जो है साथ ही साथ जो है रैयतवाड़ी जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा जो है बम्बई, मद्रास और असम के अंदर लागू किया जाता है। 1820 के अंदर
बाद जो है एक और व्यवस्था आती है जिसे हम महलवाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये हॉल्ट मैकेंजी के सहयोग से विलियम वेंटिक लाते हैं 1833 के अंदर। इन सब की जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। तो कितनी बताई मैंने? पहला बताया मैंने इजारेदारी व्यवस्था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स लाते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है 1793 के अंदर ये परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं, स्थायी बंदोबस्त। दूसरी बात क्लियर होगी। तीसरा मैंने बोला कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लाई गई थी, तो ये 1820 के अंदर लाई गई थी। फिर मैंने बोला कि 1833 के अंदर जो है 1833 के अंदर जो है हॉल्ट मैकेंजी के सहयोग से विलियम वेंटिक जो है वो महलवाड़ी व्यवस्था लाते हैं। तो ये सारे लैंड रिफॉर्म हो गए। अब आपको ये जानना है कि लैंड रिफॉर्म जो थे इसके अंदर अगली बार तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मान लो कि अगली बार पूछ लेगा कि इनके अंदर जो भूमि थी वो कितनी कितनी थी। जैसे मैंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर जो भूमि थी कुल भारत समस्त अंग्रेजों के जो अंग्रेजी भूमि थी जो अंग्रेजों ने कैप्चर करके रखी थी समस्त भारत के अंदर, उसका 51% थी ये रैयतवाड़ी वाली, ठीक है। और इसके अंदर जो भूमि का मालिक होता था वो किसान होता था, और जो है भू राजस्व देने की जिम्मेदारी भी किसान की थी। और भू राजस्व की दर थी 1/3 थी, 33% से लेकर 55% तक ये दर रही थी। उसी तरह आपको ये सारी चीज़ें जो है स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था के लिए भी पढ़नी है। स्थायी बंदोबस्त 19% पे था, 10/11 लगान जो है ये और ये जमींदारों को देनी होती थी, सरकार के पास जमा करवानी होती थी, और 1/11 वो अपने पास रख सकते थे। इसके अलावे जो है राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर जो है गांव के मुखिया की होती थी। और इसके अंदर जो है समस्त भूमि का 30% था, और सबसे ज़्यादा अगर हम इसको मान सकते हैं 60% दर थी। तो इसके साथ जो है हम लोग आगे का शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? तो 16th क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया? सभी सुधारवादी आंदोलनों ने जो है किस पर जोर दिया? तो इन्होंने जो है धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार दोनों की बात की होगी। सुधारवादी आंदोलन रहे होंगे तो आराम से इसका आंसर सी लगा सकते हैं आप। हाँ, जो अब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर जो है आपके जितने भी धार्मिक मूवमेंट चले, धार्मिक सुधारवादी आंदोलन चले हैं 6ठी शताब्दी से लेकर के जो है 17वीं 18वीं शताब्दी तक, आपको सब के सब पढ़ने हैं, ठीक है। अब जो है 17th क्वेश्चन में पूछूं कि ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय जो है वो 1856 के अंदर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के किया था, और अवध उनका सबसे लॉयल स्टेट था, मतलब अवध उनकी सबसे ज़्यादा मदद करता था, और फिर भी उसका जो है विलय कर लिया जाता है। तो इससे जो है उनकी छवि जो है वो बहुत ख़राब होती है, और एक कारण बनता है 1857 के विद्रोह का ये अवध भी। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर जो है अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? ये तो मैंने बता दिया आपको। 18 क्वेश्चन है 1905 के अंदर, 1905 के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किन का वर्चस्व था? मॉडरेट्स का था, एक्सट्रीमिस्ट का था, रेवोल्यूशनरीज का था? तो इसका जो आंसर है आपको बताना है। तो ये जो वर्चस्व था वो नरमपंथियों का था। आपको पता है कि 1885 से लेकर के आपका जो है 1905 तक 6 तक रख लो आप,
यहाँ तक का जो कार्य समय है 20 वर्षों का, इसमें जो है नरमपंथियों का जो है बोलबाला रहता है, और वो जो है वो लेटर्स के माध्यम से और अपनी जो है बातें मतलब एक प्रकार की रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि हमारे साथ ये करो। उनका मानना था कि ब्रिटिश के जो आला कमान हैं उनके पास भारतीयों की समस्याओं की एक्चुअल जानकारी नहीं है, और इसीलिए जो है ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे लूटमार कर रहे हैं। तो वो अपनी मांगे मनवाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते थे। किनका कि पत्र भेज दिया या फिर एक जो है प्रतिनिधिमंडल मिल लिया उनसे। जबकि जो है जब गर्मपंथियों का उपहार होता है तो गर्मपंथी इन बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सारा का सारा नेक्सस जो है वो उन बड़े लीडरों की मनोबल से ही उससे ही चला हुआ है, तो सब इसमें षड्यंत्र में शामिल है, इसलिए वो लोग जो है इनका विरोध करते हैं। और इसी के कारण जो है 1907 के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर फर्स्ट स्प्लिट होता है, कांग्रेस विभाजन होता है। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये नरमपंथियों का था उस समय, और रेवोल्यूशनरीज तो आगे जाके आते हैं। नाउ अब हम लोग जो है ये देखते हैं कि 19 क्वेश्चन के अंदर क्या है। नमक जो है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को, किस डेट को जो है वो शुरू करी थी। तो आपको इस बात की अगर जानकारी हो तो ये करी थी गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये कभी कभी जो है आंसर जो आपकी ये आंसर की होती है उसके अंदर जो है इसका आंसर जो है वो 6 अप्रैल दे रखा था। तो हो सकता है कि उसके अंदर गलती हो। हम लोगों को जो है पता होना चाहिए कि 12 मार्च को जो है वो गांधी जी शुरू करते हैं, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और 6 मार्च को जो है वहाँ पहुँचकर जो है दांडी में पहुँचकर जो है नमक बनाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इन्होंने शुरू करने का पूछा था कि कब प्रारंभ की थी, तो वो आपको 12 मार्च जो है ये थी। बट जो कभी कभी आंसर जो कमीशन के आंसर की होती है उसमें भी गलतियाँ रहती है, तो इसका आंसर कमीशन ने जो है वो भी दे रखा था। ओके, और ये जो थी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा थी, तो शुरुआती उससे हुई थी, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर जो है 20 क्वेश्चन है, वेवल योजना किस वर्ष दी गई थी। जो वेवल प्लान था वो किस वर्ष दिया गया था। तो आपको पता है कि वेवल प्लान जो है लॉर्ड वेवल द्वारा 1945 के अंदर दिया गया था। फिर जो है मोरेन, हिमोड और टिल उदाहरण हैं। मैंने फिर कहा था कि आपके जो आकृतियाँ, जो भूआकृतियाँ बनती है, लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट होते हैं और इस तरीके जो आकृतियाँ बनती है बर्फ़ के द्वारा या फिर जो है हवा के द्वारा या फिर जो है ग्लेशियरों के द्वारा, समुद्री पानी के द्वारा, इन सब चीज़ों की, या फिर जो है ग्राउंड वाटर के द्वारा, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में, क्योंकि ये हमीरपुर चाइना बोर्ड के पसंदीदा क्वेश्चंस में से एक है। तो इसका आंसर सी है, हिमानी अवसादी चट्टानों के कारण जो है ये होता है। फिर 22 है आपका, 22 के अंदर जो है वो ब्राज़ील, भूकंप प्राय नहीं आते हैं, तो ये ब्राज़ील के अंदर नहीं आते हैं। और हिमानी अवसादी जो हिमोड होते हैं वो हिमानी के द्वारा ही ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये। और अब जो है आपको नेक्स्ट देखना है, तो इसके अंदर जो क्या पूछा गया उसे 23 के अंदर जो है ये पूछा गया है कि जेट वायुयानों के द्वारा
जेट वाहनों के चालक प्राय क्षोभमंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं। इसका कारण क्या है? उभरे हवाई गर्त इसका कारण है। वम्प्टी एयर रॉक्स जो हैं वो इसका कारण होते हैं। तो 24 का क्वेश्चन आंसर जो है विक्षुब्ध प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? तो विक्षुब्ध प्रशांत मंडल जो है वो किसका क्षेत्र है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इसका आंसर होगा ये ए, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय गर्द जो है वो अटलांटिक जो है महासागर इसका हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। मैंने कहा था कि ओशन से पिछले वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, इसके अंदर भी आया है। तो आपको सारे महासागरों के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो पढ़ करके जाने हैं। इसके अलावा जो है फॉकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है? तो फॉकलैंड की जो धारा है वो बहती है आपके दक्षिणी अमेरिका के साथ जो है वो फॉकलैंड की जो है धारा वो बहती है। और आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको जैसे धाराओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब जो है आप अमेरिका का पढ़ते हैं तो अमेरिका के बारे में आपको जो पढ़ने के लिए दिया जाता है, आपको पता है कि ऊपर का क्षेत्र जो वो कनाडा है, वह बीच में यूएसए है, और ये कौन सा क्षेत्र है? मैक्सिको वाला। तो कैरिबियाई राष्ट्र ये सारे नीचे को आते हैं। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर ना नक्शा जो है वो फिट होना चाहिए पूरी तरह से। ओके, फिर जो है इसको हम नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका इस तरीके का कुछ नक्शा रहता है किसका? लैटिन अमेरिका का। तो लैटिन अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं तो जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र जहाँ पे जो है इस क्षेत्र के अंदर फॉकलैंड धारा जो है वो बहती है, और यहाँ से ये ब्राज़ील की धारा आती है, और यहाँ से पेरू या हमबोल्ट की धारा जो है वो करंट जो है वो जाती है ऊपर से। जैसा कि मैंने कहा था, ऐसे करके आपको दिमाग के अंदर आपके बैठना चाहिए। तो ये वाली जो धारा है इसको अलास्का की धारा बोलते हैं। यहाँ से कैलिफोर्निया की धारा जो है वो आती है, और यहाँ ऊपर से जो है वो ठंडी जलधारा आती है, लेब्राडोर की जलधारा, और इधर नीचे से फ्लोरिडा की धारा निकलती है। और फिर यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ वाली धारा का नाम क्या है? आपका एंटीलीज धारा, एंटीलीज की धारा आती है। और मतलब ये सारी धाराएं ना आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब इसके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तभी आप जो है, और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी ज़रूरत है आपकी कि आपको धाराओं के साथ साथ लोकेशन का पता होना चाहिए, तभी आप इनको, क्योंकि रटने से बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इतनी सारी धाराएं आप भूल जाओगे। हाँ, बट जगह का नाम आपको पता है और इसके बारे में आपको जानकारी है तो आप डेफिनेटली इनको कर पाएंगे। फिर अगर आप इस वाली साइड की बात करते हैं तो ये इर्मिंगर की धारा जाती है, फिर नार्वे की धारा जाती है जो ठंडी जलधाराएं, फिर ये नीचे जो हटती है इसको रेनेल की धारा कहा जाता है जो ठंडी नहीं है। फिर यहाँ कनेरी की धारा है। तो कैलिफोर्निया तो मैंने आपको बता दी। इस तरीके से आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, और जब आप अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो जब आप अफ्रीका के बारे में जानेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है नीचे अफ्रीका का, यहाँ अग्लुहास की जलधारा निकलती है, यहाँ वेनेजुएला की जलधारा निकलती है, और मेडागास्कर की धारा भी यहीं से आएगी, है ना। तो आपको लोकेशन पर निर्भर करेगा कि सारी जलधाराएं आप जो है वो पढ़ करके जाएं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि आप किस तरीके से जलधाराओं को जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। कि हाँ, ये तो था अटलांटिक महासागर, और फिर मैं दक्षिणी अमेरिका का जलधारा पढ़ा था ये।
कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो जो लंबी घास की वृद्धि के लिए जो प्रसिद्ध मृदा है उसको फ्रिएरी मृदा कहा जाता है। फ्रिएरी जो घास के मैदान होते हैं उनको हम लोग जो है ये उसमें जो प्रेरी मृदा कहा जाता है, जहाँ पे लंबी घास मतलब 7-7 फुट 10-10 फुट लंबी घास होती है, इतनी लंबी कि जो है बड़े बड़े जानवर जो है घास के मैदानों में छुप जाते हैं। जो प्रेरी के घास मैदान होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फिर वही बात है कि वर्ल्ड का नक्शा आपके दिमाग के अंदर फिट बैठना चाहिए, वो आप याद करो और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आए। जैसे कि अगर मैं अमेरिका की बात करता हूँ तो ये वाला अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करता हूँ, यहाँ प्रेरी घास मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ अपने इंडिया के ऊपर का जो हिस्सा है आपका, मतलब कि जो मध्य एशिया का क्षेत्र है और आपके रशिया के कुछ क्षेत्र, वहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम स्टेपी बोलते हैं। यहाँ बड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पे स्टेपी पाए जाते हैं। फिर जो है आप जब नीचे ब्राज़ील के क्षेत्र के अंदर आएंगे, जैसा कि मैंने कहा था इस तरीके का नक्शा है कुछ वहाँ का, तो यहाँ लानोस के जो मैदान हैं वो पाए जाते हैं। और ब्राज़ील के अंदर जो है वो यहाँ कैंपास जो है वो पाए जाते हैं, कैंपास, ये लानोस अर्जेंटीना ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर। फिर नीचे पंपास पाए जाते हैं। लानोस, कैंपास और पंपास, ये 3 घास के मैदान पाए जाते हैं आपके कहाँ पे, लैटिन अमेरिका के अंदर, पंपास, ठीक है। उसके बाद अगर आप अफ्रीकी महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है वो वहाँ पर भी जो है आपके 2 प्रकार के घास के मैदान होते हैं। एक जो ऊपर का क्षेत्र है ना, ऊपर के क्षेत्र के अंदर जो है वो यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पे सवाना जो घास के मैदान है, सवाना, ये पाए जाते हैं। और जो नीचे का हिस्सा है ना, ये जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर जो है आप जब बात करेंगे आगे जाके इन कहाँ की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम क्वींसलैंड बोलते हैं और नीचे का हिस्सा जो है इसको हम डाउन्स घास के मैदान बोलते हैं। तो ये जानकारी आपको मेरी तरफ से और आपको भी पढ़ना है ताकि आप इसको जो है वो अपने दिमाग में बिठा पाएँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। बिना जो है आपके दिमाग के अंदर एक मैप होना चाहिए बना हुआ, उस मैप के थ्रू जो है आप कर पाएँ इन सब चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारा है कि इसके अलावा ये तो हो गया, प्रेरी घास के मैदान भी हो गया। अब आपको क्या करना है, बिहार से पंजाब में लोगों का प्रजनन परिणाम है। बिहार से जो पंजाब के लिए माइग्रेशन है वो किस चीज़ का परिणाम है, तो वो परिणाम है आपका गरीबी का, या फिर जो है राजनीतिक अस्थिरता का, या अति जनसंख्या का। तो ये परिणाम है आपका गरीबी का, क्योंकि वहाँ पे जितनी जनसंख्या उतनी गरीबी होगी। अगर गरीबी ज़्यादा है तो वो लोग पलायन करते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बिहार के लोग हैं वो वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। और पंजाब के अंदर जैसे आपको पता कि बहुत बड़े बड़े खेत हैं लोगों के, और उनके अंदर जो है मज़दूरों की भी ज़रूरत होती है। तो ये लोग जो हैं वो सस्ती मज़दूरी उपलब्ध करवाते हैं इनको। तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ हम लोग जो है वो क्या देखते हैं कि 29 क्वेश्चन जो है वो क्या है, मसाई मुख्यतः पालते हैं, मसाई ट्राइब है बेसिकली, और ये मवेशी पालते हैं, कैटल पालते हैं। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और ट्राइब्स से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको ट्राइब्स करके जानी है। और आप अगर मैगज़ीन पढ़ते हैं तो जो सी भी ट्राइब जो है न्यूज़ के अंदर है ना, वो तो पढ़ के ही जानी है आपको, उसकी लोकेशन पढ़ के जानी है, कहाँ पर वो है, क्या
मतलब उसका सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। नाउ 30th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो ऊर्जा का जो वाटर से जो स्रोत जो वाटर है ना, वाटर से जो ऊर्जा मिलती है हमें, वो जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। कोयला सबसे ज़्यादा करता है, खनिज तेल भी सबसे ज़्यादा करते हैं, यूरेनियम भी करता है, उतना नहीं करता यूरेनियम, बट इन दोनों से जो है जल से तो ज़्यादा ही करता। ठीक है, अब 31 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कैप रूट पश्चिमी यूरोप और फॉर ईस्ट को जो है वो लिंक प्रदान करता है। किसको? सुदूर पूर्व को। ओके, तो 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है। तो निर्वाह कृषि जो है वो मध्य सागरीय प्रकार, स्टेपी प्रकार, चाइना प्रकार, मानसून प्रकार। तो ये 32 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा मानसून टाइप के लिए जो है निर्वाह कृषि जो है वो सिर्फ मानसून प्रकार की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होना चाहिए, कैनबरा के अंदर है। कैनबरा के अंदर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन उस टाइम पे ये एग्ज़ाम दिया था और अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी राजधानी जो है वो मेलबर्न करके आया था, मुझे आज भी याद है। और बहुत अफसोस हुआ था वापस आकर के, यार मतलब एक क्वेश्चन मैंने जो है गलत कर दिया। बेसिकली हम लोग जैसे क्रिकेट के साथ या इन सब चीज़ों के साथ जो है देखते रहते हैं मैच, तो मेलबर्न, सिडनी, पर्थ ये फेमस लगती थी। तो कैनबरा तो नाम ही नहीं सुना था, तो लगाए मेलबर्न और क्वेश्चन गलत हो गया। बहुत अफसोस हुआ, पर क्या कर सकते थे कोई और ऑप्शन तो था नहीं, मतलब कुछ कर पाएँ। तो इसलिए भूल जाओ, जब पेपर देख के आते हैं हाँ एनालाइज करो अपनी गलतियों को, क्या आपने कहाँ गलती करी थी। ठीक है, पेपर क्वालिफाई हो जाता है, एक आधी गलती से ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। बट हाँ, अगर आप 10-15 गलतियाँ 20 गलतियाँ करके आते हैं ऐसे सिली मिस्टेक, तो डेफिनेटली पेपर क्लियर नहीं होता है। 34th क्वेश्चन जो है, 34th क्वेश्चन इसका जो आंसर है 34th क्वेश्चन का वो है गोदावरी। निम्नलिखित में से जो है हिमाल नामक हिम क्षेत्र का द्वारा पोषित नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फेड बाय द स्नो फील्ड नोन एज हिमाल। आपको इसके लिए कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने ग्लेशियर का नाम सुन लिया, ठीक, आपने जो है स्नो का नाम सुन लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि गंगोत्री, यमुनोत्री, गंडक का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय है और हिमालय का हिस्सा है। गोदावरी जो है वो दक्षिणी भारत का हिस्सा है, जहाँ पे बर्फ़ का मतलब नाम तक नहीं होता है ना। तो डेफिनेटली अगर आपको नहीं भी आया रहा है क्वेश्चन समझ, तो इसमें और क्या है, वो जो आपका जो स्किल होता है ना कि तीसरी आंख आप खोल दें और समझें कि इसमें अलग है ये गोदावरी, लगा दो, क्वेश्चन आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाउ और आपने राजधानी पढ़नी है, स्पेशली जो न्यूज़ के अंदर है ना। उस समय जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लग रही थी बार बार, है ना। तो जौन सा भी देश जो है इस समय जो ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, या फिर जहाँ प्रधानमंत्री का विजिट हो, जहाँ का प्रधानमंत्री इंडिया आए, तो उन सब देशों की राजधानी हमें आनी ही चाहिए। ठीक है, अब जो है इसने पूछा है हमसे कौन सा क्षेत्र भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है। 35th क्वेश्चन है इसका। 35th क्वेश्चन के अंदर जो है कौन सा क्षेत्र भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है। तो आपका जो कोरोमंडल तट है ना, यहाँ पे बार बार जो है वो चक्रवात आते रहते हैं। चक्रवात जो है मैंने साइक्लोन जो आते रहते हैं। तो ये वाला तट जो है आपका, जब आप ऐसे बात करते हैं, आपको पता है कि कोंकण तट हो गया, फिर जो है मालाबार का तट ये हो गया, और इसके बाद जो कोरोमंडल तट है ये वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात जो है वो आते हैं। आपको पता है अरब सागर के अंदर कम चक्रवात आते हैं कंपैरेटिवली बंगाल की खाड़ी के, है ना।
तो ये सारे तट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मालाबार तट मैंने बता दिया, कोंकण तट ये गोवा का क्षेत्र जो है यहाँ पे, गुजरात तट तो सबको पता है गुजरात के पास ही होगा। ओके, तो इस तरह की जानकारी है, ये लोकेशंस ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और आपकी जो समझ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपको कितना जानकारी जो है वो ज्योग्राफी का है। भारत में अपलाबी वन पाए जाते हैं। 36 क्वेश्चन जो है, अपलाबी वन जो डेलुवियल फॉरेस्ट होते हैं ये पाए जाते हैं आपके सुंदरवन क्षेत्र के अंदर। सुंदरवन जो क्षेत्र है कहाँ पर है, जहाँ गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर मिलती है, वो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल और बंगाल में है, तो इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। डेलुवियल सॉइल वहाँ पाई जाती है और डेलुवियल फॉरेस्ट भी वहीं पाए जाते हैं। अब जो है 37 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो कौन सी पर्वत श्रेणी जो है पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक जो है वो फैली है। 37 जो है मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर भी करवाया था, श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन, और उसमें सतपुड़ा रेंज के ऊपर क्वेश्चन था। मैंने आपको बता दिया था कि जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो एक सेकेंड, आपको कुछ इस तरीके की आकृति जो है वो वहाँ रहती है, उल्टे 2-3 बनाओ और यहाँ पे ये जेड लिख दो, ठीक है, और इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे रहती है ना। अब वो कुछ नहीं करना, आपको बोला गया है कि गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक, ये गुजरात है। जब आप यहाँ से दिल्ली तक के लिए स्टडी करते हैं तो ये जो पर्वत श्रेणी है इसको हम बोलते हैं आपकी अरावली रेंज, ठीक है। और ये अरावली रेंज अगर आपको नहीं भी मतलब याद है तो मैंने आपको बताया था, यहाँ नीचे सतपुड़ा का क्षेत्र है और झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ ये मध्य तक उत्तर प्रदेश तक जो है ये वाला आपका विंध्याचल श्रेणी जो है वो ये आती है। तो इस तरीके की जो है नॉर्मल जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अगर आपने पढ़ रखी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब हम जो है वो 38 क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है। खारा घोड़ा माने खारा जो पानी होता है, घोड़ा, खारा घोड़ा जो है ये जो क्षेत्र है ये कच्छ रण का क्षेत्र है। कच्छ रण गुजरात के अंदर है, तो ये वाली चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है, तो 39 क्वेश्चन का आंसर है आपका यमुना नदी से। जो है आपको पता है यमुना के किनारे हैं तो यमुना से ही करेगी। तो 40 क्वेश्चन जो है ये है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल नहीं है आपकी जौ। जौ की जो फसल है वो खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये सारे चावल, ज्वार, तिल जो है ये खरीफ की फसलें हैं और जौ रबी की फसल है। ओके, और 1 क्वेश्चन है, इससे आगे पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाता है और पॉलिटिकल साइंस हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। और आज मैंने आपको ज्योग्राफी करवाया, ज्योग्राफी के साथ साथ जो है मैंने आपको हिस्ट्री करवाया और विद जो है एक्सप्लेनेशन करवाया है, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे होंगे और आगे के लिए भी आप इस तरीके से जो है कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।